ममता का घर शहर की एक शांत और साफ सुथरी कॉलोनी में स्थित था। 2 मंजिला मकान जिसके सामने छोटा सा खूबसूरत बगीचा था, जहां हर मौसम में भांति भांति के फूल खिलते थे। बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ममता का जीवन किसी आदर्श स्वप्न से कम नहीं था। उसकी संपूर्ण गृहस्थी हर प्रकार के सुख साधनों से परिपूर्ण थी। पति राघवेंद्र एक सुलझे हुए शांत और ममता को अथाह प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। जीवन के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव में वे हमेशा ममता के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे थे। उनके दोनों बच्चे, बड़ा बेटा और छोटी बेटी, अब अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रतिष्ठित कंपनियों में अच्छी अच्छी नौकरियों पर लग चुके थे। बच्चे न केवल संस्कारी थे, बल्कि माता पिता का बेहद सम्मान भी करते थे। घर में हंसी खुशी, सम्मान और आर्थिक संपन्नता का वास था। जीवन में किसी भौतिक चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। जब बाहर का तूफान थम जाता है तो अक्सर भीतर के सन्नाटे अपनी आवाज तेज कर देते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब बच्चों की व्यस्तताएं बढ़ गई थी और घर के रोजमर्रा के कामों में थोड़ा खाली समय मिलने लगा था, ममता के भीतर एक गहरा खालीपन बार बार सिर उठाने लगता था। वह खालीपन था उसके अपने मायके का। शाम के धुंधलके में जब ममता बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेती तो उसकी आंखें अक्सर दूर क्षितिज पर टिक जाती। उसके मन के किसी अंधेरे कोने से उसके भाई की यादें तैरकर सामने आ जाती। वही भाई जो बचपन में उसकी छोटी से छोटी चोट पर पूरे घर को सिर पर उठा लेता था। वही भाई जो मेले से अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी बहन के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाता था। लेकिन जैसे ही भाई का हंसमुख चेहरा ममता की स्मृति में उभरता, ठीक उसी के पीछे एक और चेहरा धुंधली परछाई बनकर आ खड़ा होता। उसकी भाभी सुमन का चेहरा याद आते ही ममता के सीने में एक पुरानी टीस जाग उठती। वही तीखी आंखें, तन से भरी जबान और दूसरों को नीचा दिखाने की अजीब सी सनक। सुमन ही वह वजह थी जिसके कारण वर्षों पहले ममता ने अपने ही जन्म स्थान, अपने माता पिता के उस आंगन से अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ लिया था। ममता ने खुद को उस घर में ऐसे अलग कर लिया था जैसे किसी पेड़ से उसकी सूखी टहनी अलग हो जाती है। सुमन और उसके भाई के 2 बच्चे थे, बेटा अभिषेक और बेटी कंचन। ममता जब भी अपने भतीजे और भतीजी के बारे में सोचती, उसका दिल भारी हो जाता। नियति का कैसा क्रूर मजाक था कि सुमन ने अपने बच्चों को भी बड़े दुलार और चालाकी से वही संस्कार दिए थे जिनसे ममता खुद बरसों पहले जख्मी होकर उस घर से बाहर निकली थी। बच्चों के मन में बचपन से ही अपनी बुआ के प्रति जहर घोला गया था। वे अपनी माँ के बनाए उस चश्मे से ही दुनिया और अपने रिश्तेदारों को देखते थे। यही वजह थी कि ममता ने कभी अपने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन लगभग 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने ममता के इस अटूट संकल्प को कुछ पलों के लिए झकझोर दिया था। वह 2 साल पहले का जिक्र था, जब अभिषेक की शादी तय हुई थी। ममता के भाई ने बरसों बाद अपनी बहन को फोन किया था। भाई की आवाज में एक अजीब सी याचना थी, एक ऐसा दर्द था जिसे ममता इतने सालों बाद भी अनदेखा नहीं कर सकी। भाई ने रोते हुए उसे जीने मरने की कसम दी थी। ममता, तू मेरी इकलौती बहन है। अभिषेक तेरे हाथों में खिला है। अगर तू उसकी शादी में नहीं आई तो मैं समझूंगा कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तू मुझे सजा दे ले, पर इस शुभ काम में मेरे सर पर अपनी बहन का हाथ तो रहने दे। तुझे अपने भाई के जीने मरने की कसम है ममता, तुझे आना ही होगा। भाई की उस कसम ने ममता के भीतर वर्षों से जमी बर्फ को पिघला दिया था। पति राघवेंद्र ने भी ममता का हाथ थाम कर कहा था, ममता, भाई का मन मत तोड़ो। जो बीत गया सो बीत गया। केवल उस एक दिन के लिए अपने भाई का मान रखने चली जाओ। अपने पति और दोनों बच्चों को साथ लेकर ममता भारी मन से अपने मायके पहुंची थी। इतने सालों बाद अपने पैतृक घर की चौखट पर कदम रखते ही उसका दिल दहल गया था। दीवारें वही थी, आंगन का वही पुराना नीम का पेड़ भी था, लेकिन हवा में वह आत्मीयता गायब थी जो कभी उसकी सांसों को महकाती थी। वहां पहुंचकर ममता को बहुत जल्द एहसास हो गया कि भाई को छोड़कर
उस घर का कोई भी सदस्य उसका स्वागत नहीं करना चाहता था। भाई की आंखों में तो बहन और उसके परिवार को देखकर खुशी के आंसू छलक आए थे, लेकिन भाभी सुमन का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही कड़वा और उपेक्षापूर्ण था जैसा 2 दशक पहले हुआ करता था। सुमन की कड़वाहट पर वक्त का कोई असर नहीं पड़ा था। वह ममता को देखकर ऐसे मुंह फेर लेती जैसे कोई अजनबी उसके घर में आ घुसा हो। और केवल सुमन ही नहीं, उसके दोनों बच्चे अभिषेक और कंचन भी अपनी बुआ और उनके परिवार से पूरी तरह कटे कटे रहे। ना उन्होंने अपनी बुआ के पैर छुए, ना ही ममता के बच्चों से कोई गर्मजोशी से बात की। वे बस औपचारिकता निभा रहे थे। अगर ममता के साथ उसका अपना पति और बच्चे ना होते तो उस भरे पूरे शादी के घर में भी ममता खुद को बिल्कुल अकेली, बेगानी और अपमानित महसूस करती। केवल अपने पति के संबल और बच्चों के साथ की वजह से उसने वे 2-3 दिन किसी तरह काट लिए। विदाई का समय आया। घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थीं। हर तरफ ढोल की धीमी पड़ती आवाजें और रिश्तेदारों की चहल पहल थी। जब ममता अपने भाई से गले मिलकर विदा लेने लगी तो भाई की आंखें छलक पड़ी। उसने ममता का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर एक गहरी शिकायत भरे लहजे में कहा, ममता, तुमने तो सच में हमसे सारे नाते ही तोड़ लिए। कम से कम मेरे लिए तो कभी इस घर में आया करूं। मैं जब भी बुलाता हूं तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्या भाई का घर अब तुम्हारा घर नहीं रहा? ममता ने अपने भाई के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में छिपी बेबसी, झुर्रियों में सिमटा तनाव और उसकी आवाज की कपकपी देखकर ममता का गला सूख गया था। वह कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस घर में उसकी भाभी सुमन का साया है वहां उसका आना संभव नहीं है। इसीलिए ममता ने भाई की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपना सिर झुका लिया, अपने भाई के पैर छुए और एक भारी दर्द से भरे मन के साथ अपने ससुराल के लिए लौट आई। उस शादी के बाद 2 साल का लंबा वक्त बीत गया। इन 2 सालों में कभी कभार फोन पर भाई से बात हो जाती थी। भाई फोन पर हमेशा हाल चाल पूछता, लेकिन ममता कभी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती थी। भाई की आवाज में हमेशा एक अजीब सा खिंचाव और उदासी होती थी। ममता का मन कई बार करता कि वह मायके जाकर अपने भाई को देखे, उनके सिर पर हाथ रखे, लेकिन उस घर की दहलीज लांघने की हिम्मत वह दोबारा नहीं जुटा पाई। सुमन भाभी के व्यवहार में पुराने जख्म इतने गहरे थे कि ममता फिर से खुद को उस आग में नहीं झोंकना चाहती थी। और इस तरह दिन बीते गए। ममता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रही, लेकिन उसके भीतर मायके का वह अधूरापन, भाई की वह बेबस तस्वीर और सुमन की दी हुई पुरानी मानसिक चोट एक टीस बनकर हमेशा हमेशा जिंदा रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियति जल्द ही उसके सामने एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जहां अतीत का सारा सच एक नए रूप में उसके सामने खड़ा होने वाला था। ममता अपनी गृहस्थी की दिनचर्या में उलझी हुई थी। सुबह का नाश्ता, घर की सफाई, पति राघवेंद्र के लिए चाय और शाम को बालकनी में बैठकर दूर उड़ते परिंदों को देखना उसकी जिंदगी की यह एक बंधी बंधाई ताल थी। वह मंगलवार की एक आम सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की सी खिड़की से छनकर आ रही थी। ममता ने रसोई का काम निपटाया और दैनिक जरूरतों के सामान की सूची बनाने बैठी। कुछ राशन खत्म हो चुका था। घर के मसाले और कुछ सजावट की चीजें लानी थी। उसने अपने पति राघवेंद्र से कहा, मैं जरा पास वाले स्मार्ट तक हो आती हूँ। महीने भर का राशन और रसोई का सामान लेना है। राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए अखबार से नजरें हटाई। अरे कहो तो मैं गाड़ी निकालूं? काफी सामान होगा, तुमसे अकेले कैसे उठेगा? नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं ई रिक्शा से चली जाऊंगी। वैसे भी थोड़ा टहलना हो जाएगा और सामान तो वे लोग बैग में पैक करके ही देते हैं। ममता ने अपनी सूती साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा और थैला लेकर घर से निकल पड़ी। स्मार्ट शहर का एक बड़ा और आधुनिक सुपरमार्केट था, जहां हर समय चहल पहल रहती थी। ठंडी एयर कंडीशनर की हवा, चमचमाते हुए रैक और अपनी अपनी ट्रॉलियों के साथ सामान चुनते लोग। ममता अपनी ट्रॉली ढकेलते हुए एक एक रैक से जरूरत की चीजें चुन रही थी।
उसने दालें, चावल, बिस्किट और चाय की पत्ती उठाई। जब उसकी ट्रॉली भर गई तो वह बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गई। बिलिंग काउंटर पर काफी लंबी कतार थी। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ममता भी अपनी ट्रॉली के साथ कतार में खड़ी थी। बिलिंग की मशीन की बिप बिप की आवाज और लोगों की हल्की फुसफुसाहट के बीच ममता की नजरें अनायास ही चारों तरफ घूमने लगी। तभी कुछ ही दूर पर खड़े एक लंबे चौड़े युवक पर उसकी नजर जाकर टिक गई। वह युवक काउंटर से कुछ दूर ही खड़ा था। उसका कद काठी, उसके चलने का अंदाज और उसके चेहरे की बनावट, ममता का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। ममता ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। वह चेहरा, वह हूबहू उसके भतीजे अभिषेक जैसा लग रहा था। ममता के मन में तुरंत विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अभिषेक? नहीं, यह कैसे हो सकता है? अभिषेक तो भैया के घर रहता है, अपने शहर में। वह इस शहर में, इस मार्ट में क्या कर रहा होगा? लेकिन जैसे जैसे वह युवक थोड़ा मुड़ा और उसकी प्रोफाइल रोशनी में आई, ममता का शक यकीन में बदलने लगा। वही तीखी नाक, वही गालों की बनावट, वह कोई और नहीं, उसका सगा भतीजा अभिषेक ही था। ममता अभी इस आश्चर्य से उबर भी नहीं पाई थी कि उसकी नजर उस युवक के ठीक बगल में खड़ी एक लड़की पर टिकी। वह लड़की अभिषेक के बेहद करीब खड़ी थी। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। युवक ने बड़े प्यार से उस लड़की के हाथ से सामान की टोकरी ली और उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ फुसफुसाया, जिस पर वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों के बीच का जुड़ाव और आत्मीयता साफ बता रही थी कि वे महज परिचित नहीं थे। ममता का खून एक पल के लिए जैसे जम सा गया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया, अभिषेक अपनी पत्नी को छोड़कर, जिसके साथ अभी 2 साल पहले इतनी धूमधाम से शादी हुई थी, किसी दूसरी लड़की के साथ इस शहर में खुलेआम घूम रहा है। उसी क्षण ममता के दिमाग में अपनी भाभी सुमन का चेहरा कौंध गया। बरसों पुराना गुस्सा और घृणा ममता की रगों में उबाल मारने लगी। धिक्कार है ऐसी मां पर, ममता ने मन ही मन खुद से कहा। दिन रात संस्कारों की दुहाई देने वाली सुमन भाभी, जिसने पूरी दुनिया को नीचा दिखाया, जो खुद को सर्वगुण संपन्न मानती थी, उसका अपना बेटा अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी लड़की के साथ ऐश कर रहा है। यही संस्कार दिए हैं सुमन ने अपने बेटे को। ममता का गुस्सा सीमा पार कर चुका था। उसने ना कुछ सोचा ना समझा। उसने अपनी ट्रॉली वहीं छोड़ी और तेज कदमों से उस तरफ बढ़ गई। उस समय ममता के भीतर की बुआ नहीं, बल्कि एक आक्रोशित नारी जाग चुकी थी, जो इस खुली बेईमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने पीछे से एक कड़क और भारी आवाज में पुकारा, अभिषेक! युवक एकदम से चौंका। उसने मुड़ कर देखा। सामने ममता बुआ को खड़े देखकर उसके हाथ से सामान का पैकेट लगभग छूट ही गया। उसकी आंखों में अचरज, डर और घबराहट का मिला जुला भाव तैर गया। बुआ आप? अभिषेक के मुंह से हकलाते हुए निकला। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, अभिषेक तुरंत आगे बढ़ा और झुककर ममता के पैर छूने लगा। लेकिन ममता ने पीछे हटते हुए अपने पैर खींच लिए। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। पैर मत छुओ मेरे! ममता ने मार्ट में खड़े दूसरे लोगों की परवाह किए बिना दबी लेकिन बेहद सख्त आवाज में डांटा, यह क्या कर रहे हो तुम यहाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी शादीशुदा पत्नी को घर पर छोड़कर इस शहर में दूसरी औरत के साथ खुलेआम घूम रहे हो? यही सीख मिली है तुम्हें अपने घर से? अभिषेक का चेहरा जर्द पड़ गया। आसपास के एकाध लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे थे। साथ खड़ी लड़की भी घबराकर कभी अभिषेक तो कभी ममता को देखने लगी। अभिषेक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, बुआ प्लीज यहाँ चिल्लाइए मत। आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे पूरी तरह गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूं? ममता ने नफरत से उस लड़की की तरफ देखा। 2 साल पहले तुम्हारी शादी में आई थी मैं। यह वो लड़की नहीं है जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। बुआ मेरी बात सुनिए। अभिषेक की आवाज में गहरी टीस थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इस लड़की के पीछे और मेरे यहाँ होने के पीछे एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है।
मैं यहाँ इस मार्ट में आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। आप कृपया मेरे साथ चलिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। एक बार चलकर मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उसके बाद आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर होगी। ममता ने कठोर नजरों से अभिषेक को देखा। उसके मन में एक कड़वा विचार आया। अब देखती हूँ कौन सी झूठी कहानी गढ़ता है ये अपनी अय्याशी को छुपाने के लिए। आज तो मैं इसके झूठ की धज्जियां उड़ा कर रहूंगी। ठीक है, ममता ने रुखाई से कहा। चलो देखती हूँ क्या सफाई देते हो तुम। अभिषेक और वह लड़की चुपचाप ममता को पार्किंग की तरफ ले गए। अभिषेक की कार में बैठकर वे मार्ट से बाहर निकले। कार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ममता खिड़की के बाहर देख रही थी और उसका मन गुस्से से उबल रहा था। लेकिन जैसे ही कार ने मुख्य सड़क से मुड़कर एक शांत रिहायशी कॉलोनी में प्रवेश किया, ममता का गुस्सा एक पल के लिए हैरानी में बदल गया। यह वही सड़क थी, वही मोड़ था जहां ममता रोज सुबह अपने पति के साथ टहलने आया करती थी। यह इलाका उसके अपने घर से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर था। ममता मन ही मन स्तब्ध रह गई। मेरा अपना सगा भतीजा मेरे ही शहर में मेरे ही घर के इतने पास किराए का घर लेकर रह रहा है और मुझे इतने सालों में जरा भी भनक नहीं लगी। कार एक छोटे शालीन से 2 मंजिला मकान के सामने जाकर रुकी। अभिषेक ने दरवाजा खोला और बहुत आदर से ममता को अंदर आने का रास्ता दिया। घर छोटा था लेकिन बहुत ही करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर कोई तड़क भड़क नहीं थी, बस एक शांत और सुकून भरा माहौल था। अभिषेक ने ममता को सोफे पर बिठाया और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही भारी और कांपती आवाज में कहा, बुआ, यह कनक है। यह मेरी दूसरी पत्नी है। यह सुनते ही ममता सोफे से उछल पड़ी। दूसरी पत्नी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहली पत्नी का क्या हुआ? क्या मार डाला उसे तुम लोगों ने या घर से निकाल दिया? अभिषेक सोफे के पास बैठ गया। उसने ममता के हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बुआ, शांत हो जाइए, अभिषेक ने रोते हुए कहा। अगर आप 5 मिनट मेरी बात सुन लेंगी तो आपको समझ आएगा कि जो इंसान आज आपके सामने बैठा है वह कोई पापी या धोखेबाज नहीं है। वह अपनी ही माँ के बुने हुए जहर के जाल से बचकर भागा हुआ एक टूटा इंसान है। ममता स्तब्ध रह गई। उसके गुस्से की जगह अब एक अनजाने कौतूहल और डर ने ले ली थी। अभिषेक ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें पोंछी और उस कड़वे सच का दरवाजा खोला। ममता ने कठोर नजर से अपने भतीजे को देखा, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक अनजाना कौतूहल और आशंका जगह बनाने लगी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए रूखे स्वर में कहा, सफाई मत दो अभिषेक, सीधी सीधी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था। 2 साल पहले जिस आरती को बड़े धूमधाम से ब्याह कर घर लाए थे वह कहाँ गई? ऐसा क्या हो गया कि तुमने उसे छोड़कर दूसरा घर बसा लिया? अभिषेक ने गहरी और भारी सांस ली। उसकी आंखें अतीत की किसी कड़वी याद में खो गई। बुआ, अभिषेक ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, शादी के वक्त मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू हो रहा है। आरती बहुत ही सीधी, शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह बड़े चाव से उस घर को अपना घर मान कर आई थी। लेकिन शादी के 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि माँ का असली रूप उसके सामने आने लगा। ममता के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वह मन ही मन बोली, सुमन भाभी का असली रूप, जिसे मैं बरसों से जानती हूँ। अभिषेक आगे बताता गया। घर का हर छोटा बड़ा काम आरती ही करती थी, फिर भी माँ को कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। सुबह उठने में 5 मिनट की देरी हो जाए या सब्जी में नमक जरा सा कम हो जाए, माँ पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। बात बात पर आरती को ताने दिए जाते। पता नहीं कैसे संस्कारों वाले घर से आई है, मायके में कुछ सीखी ही नहीं। हमारे बेटे के लायक तो यह है ही नहीं। आरती चुपचाप सब सहती, कमरे में जाकर अकेले रो लेती, लेकिन कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। और तुम? ममता ने टोकते हुए पूछा। तुम तो उस घर के बेटे थे, आरती के पति थे, तुमने क्या किया? अभिषेक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। बुआ,
यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं माँ के मुंह में इतना अंधा था कि मुझे लगता था कि माँ जो भी कह रही हैं सही ही कह रही होंगी। बचपन से ही माँ ने हम दोनों भाई बहन, मुझे और कंचन को यही पट्टी पढ़ाई थी कि वे ही हमेशा सही होती हैं और बाकी दुनिया गलत। माँ रोज रात को मेरे कमरे में आकर मेरे कान भरती थी। देख अभिषेक, आरती अपनी कमाई का एक पैसा इस घर में नहीं देती। वह बाहर घूमती है, हमारे पीछे से घर वालों को गालियां देती है। यहाँ तक कि माँ ने यह तक कह दिया कि आरती घर की अलमारी से जेवर और पैसे चुराती है। ममता स्तब्ध होकर सुन रही थी। सुमन की यह चालें उसके लिए कोई नई नहीं थी, लेकिन यह देखकर उसका दिल दहल गया कि कैसे एक माँ ने अपने ही बेटे के गृहस्थ जीवन में जहर घोल दिया था। माँ की इन बातों का विश्वास करके अभिषेक की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैं हर रात आरती पर चिल्लाता था, मैं उससे सवाल जवाब करता था, उस पर शक करता। वह बेचारी रो रो कर अपनी बेगुनाही की सफाई देती, लेकिन मैं माँ के बुने जाल में ऐसा फंस चुका था कि मुझे आरती का रोना भी नाटक लगता था। मेरी बहन कंचन भी माँ का ही पक्ष लेती थी। पापा पापा भीतर से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन माँ के आगे उनकी एक ना चलती थी। वे मजबूर थे, इसीलिए चुपचाप सब सहते रहते थे। फिर बात तलाक तक कैसे पहुंची? ममता ने पूछा। अभिषेक का पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसने कहा, बुआ, माँ का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वे अक्सर मुझसे कहती कि यह लड़की आवारा है, इसे छोड़ दें। मैं तेरी शादी किसी अमीर और अच्छे खानदान की लड़की से धूमधाम से कराऊंगी। और फिर एक दिन माँ ने सीमा ही पार कर दी। अभिषेक ने रुककर कनक की तरफ देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ी आंसू पोंछ रही थी। फिर उसने बात जारी रखी। एक दोपहर आरती किसी काम से बाहर गई थी। जब वह वापस आई तो माँ ने घर के आंगन में सब पड़ोसियों के सामने चिल्लाना शुरू किया। माँ ने आरती पर सीधा आरोप लगाया कि उसका किसी पराये मर्द के साथ गैर कानूनी संबंध है। माँ ने छाती पीट पीट कर दावा किया कि उसने अपनी आंखों से आरती को किसी अनजान आदमी के साथ गले मिलते और उसकी कार में बैठते देखा है। हे भगवान, ममता के मुंह से निकला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह दिन हमारे घर का सबसे खौफनाक दिन था। अभिषेक ने हताशा में अपना सिर थाम लिया। आरती पर इतना बड़ा और झूठा लांछन लगा कि वह पूरी तरह टूट गई। उस मासूम लड़की की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। उस रात जब सब सो रहे थे, आरती ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की। ममता ने घबराकर अपने हाथों से मुंह ढक लिया। क्या? जान देने की कोशिश? हाँ बुआ, अभिषेक रो पड़ा। एंड मौके पर मेरी आंख खुल गई और मैंने उसे बचा लिया। मुझे अस्पताल भागना पड़ा। जब आरती के मायके वालों को इस बात का पता चला तो वे आंख बबूला हो गए। उन्होंने माँ और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस में गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज करा दी। थाने पुलिस के चक्कर लगे, बदनामी हुई और अंत में दोनों पक्षों के बीच बहुत मुश्किल से समझौता हुआ। आरती ने साफ कह दिया कि वह ऐसे नरक में एक पल भी नहीं रहेगी। और आखिरकार शादी के महज 6 महीने के भीतर हमारा तलाक हो गया। ममता सोफे पर गुमसुम बैठी रही। उसके दिमाग में अतीत के सारे दृश्य किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। सुमन भाभी ने वर्षों पहले ममता के चरित्र पर भी ऐसे ही घिनौने सवाल उठाए थे। उसके भाई के कान भरे थे और उसे अपने ही मायके से बेदखल कर दिया था। आज बरसों बाद सुमन ने वही पुराना खेल अपनी ही बहू के साथ दोहराया था। तलाक के बाद तुम्हारी माँ शांत हुई? ममता ने भारी आवाज में पूछा। नहीं बुआ, अभिषेक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। माँ को लगा कि वे जीत गए। अभिषेक ने अपनी आंखें पोंछी और आगे बोलना शुरू किया। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे हवा में बीती कड़वाहट के अवशेष अभी भी हवा में तैर रहे हों। आरती से तलाक के बाद अभिषेक ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। माँ को लगा जैसे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। घर में कुछ दिनों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन माँ के भीतर का अहंकार और बढ़ गया था। वे अब खुलेआम रिश्तेदारों में आरती की बुराइयां करती और
खुद को बेकसूर साबित करने के लिए झूठी कहानियां करती। तलाक के केवल 10 महीने ही बीते थे कि माँ ने मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ममता ने एक ठंडी सांस ली। वह मन ही मन सोच रही थी कि सुमन भाभी के लिए रिश्ते किसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक उजड़ा तो दूसरा बसा लो, लेकिन अपनी जिद और अहंकार को कभी झुकने मत दो। माँ ने कनक का रिश्ता ढूंढा। अभिषेक ने पास ही खड़ी कनक की तरफ देखते हुए कहा। कनक के घर वाले सीधे साधे लोग थे। माँ ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। कनक जब ब्याह कर इस घर में आई तो उसने पूरी निष्ठा से सबको अपनाने की कोशिश की। वह माँ की हर डांट, हर ताने को हंसकर सहने लगी ताकि घर में फिर से कोई दरार ना पड़े। ममता ने कनक की ओर देखा। कनक की आंखों में संयम और गहरी परिपक्वता थी, लेकिन उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर भींचे हुए थी, मानो वह भी उन बीते दिनों के खौफ को फिर से महसूस कर रही हो। लेकिन बुआ, अभिषेक की आवाज में एक तीखी कड़वाहट आ गई। माँ का स्वभाव तो नहीं बदला था। कुछ ही हफ्तों में कनक के साथ भी वही सब शुरू हो गया जो आरती के साथ हुआ था। अब माँ को शिकायतों के लिए नए नए बहाने मिलने लगे। कनक अगर थोड़ी देर अपने माँ के फोन पर बात कर ले तो माँ ताना मारती कि यह अपने घर की बातें वहां लीक करती है। अगर कनक रसोई में अपने हिसाब से कुछ बना दे तो माँ हंगामा खड़ा कर देती कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है। कनक से, उसकी वेशभूषा, उसकी हंसी, माँ को हर चीज से तकलीफ होने लगी। अभिषेक ने अपने सिर को दोनों हाथों में थाम लिया। और इस बार जब कभी मैं कनक के पक्ष में एक शब्द भी बोल देता तो माँ पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती कि बेटा जोरू का गुलाम बन गया है। वे मुझे ताना देती कि बहू ने आते ही बेटे को अपने वश में कर लिया है और बेटा अब अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है। कंचन भी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाती थी। ममता ने बीच में टोकते हुए पूछा, और तब तुमने क्या किया? अभिषेक, क्या तुम फिर से वही गलती दोहरा रहे थे? नहीं बुआ। अभिषेक की आंखों में पहली बार एक अजीब सा आक्रोश चमक उठा। उस एक दिन मेरे दिमाग पर पड़ा माँ के मुंह का पर्दा अचानक हट गया। कनक रसोई में खड़ी रो रही थी और माँ बाहर बैठकर पड़ोसी से कनक के चरित्र और नियत पर झूठे आरोप लगा रही थी। वही बातें, वही शब्द, वही अंदाज जो कुछ साल पहले आरती के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उस पल मैंने पीछे मुड़कर अपने पूरे जीवन को देखा। मुझे याद आया कि कैसे बचपन से लेकर आज तक माँ ने हर रिश्ते को तोड़ा था, चाहे वह आप हो, दादी हो या फिर घर के अन्य रिश्तेदार। माँ की हर शिकायत में एक ही पैटर्न था। वे हमेशा किसी न किसी को दोषी बनाकर उस पर झूठे आरोप लगाकर खुद को बेचारी और सही साबित करती रही थी। समस्या मेरी पत्नियों में नहीं थी, समस्या मेरी माँ के व्यवहार और उनकी सोच में थी। ममता की आंखों में अनजाने में ही आंसू छलक आए। जो सच उसने 30 साल पहले समझ लिया था, उसका भतीजा आज उस सच से रूबरू हो रहा था। उस दिन मैंने तय कर लिया, अभिषेक ने कनक का हाथ थामते हुए कहा, कि मैं एक और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने कनक का हाथ पकड़ा और माँ से साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका। माँ ने बहुत हंगामा किया, रोने धोने का नाटक किया, श्राप दिए, लेकिन इस बार मैं नहीं पिघला। मैं कनक को लेकर अपना शहर छोड़कर इस नए शहर में आ गया। यहाँ मैंने किराए का घर लिया, नई नौकरी ढूंढी और हम दोनों यहाँ रहने लगे। यहाँ आकर कैसा लगा? ममता ने धीमी आवाज में पूछा। यहाँ आकर हमें पहली बार असली शांति मिली बुआ। अभिषेक की आवाज में एक सुकून था। न रोज रोज की झगड़े, न किसी बात का झूठा आरोप, न सफाई देने की जरूरत और न ही खुद को निर्दोष साबित करने का तनाव। हम यहाँ बहुत खुश हैं। अभिषेक फिर से ममता के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसने हाथ जोड़ लिए। बुआ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ के बहकावे में आकर मैंने और कंचन ने भी आपसे दूरी बना ली थी। बचपन से ही माँ हमारे कानों में आपके खिलाफ जहर भरती रही थी। हम इतने छोटे और नासमझ थे कि माँ का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाए। वे जो कहती थी हम उसे ही सच मान लेते थे।
हमने आपके साथ बहुत बुरा किया बुआ, मुझे माफ कर दीजिए। ममता का कठोर दिल पूरी तरह पिघल चुका था। उसके भीतर का सारा गुस्सा अब एक गहरी वेदना और ममत्व में बदल चुका था। उसने आगे बढ़कर अभिषेक को अपने गले से लगा लिया। अभिषेक, मेरे बच्चे। ममता बिलक पड़ी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो उस जहरीली हवा में सांस ले रहे थे जहां सच को सांस लेने की इजाजत ही नहीं थी। ममता ने कनक को भी पास बुलाया और दोनों के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अभिषेक के घर से निकलते वक्त शाम ढल चुकी थी। ममता ई रिक्शा में बैठकर अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह अशांत था। उस दिन ममता का पूरा दिन गुमसुम बीता। अभिषेक के घर से वापस आने के बाद ममता का मन किसी शांत तालाब जैसा नहीं रहा था, जिसमें एक भारी पत्थर फेंक दिया गया हो और लहरें थमने का नाम नहीं ले रही हो। वह अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को निपटा रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार बीते दिनों की स्मृतियों में उलझ जाता था। पति राघवेंद्र ने रात को खाने की मेज पर उसकी खामोशी को भांप लिया था, लेकिन उन्होंने ममता को उसके विचारों से छेड़ना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि जब ममता का मन अतीत के गलियारों में भटकता है तो उसे कुछ समय खुद के साथ बिताने की जरूरत होती है। रात गहरा चुकी थी। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, पर ममता की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। बंद आंखों के पीछे बीते हुए 3 दशक पुरानी तस्वीरें किसी चलचित्र की तरह घूम रही थी। ममता को याद आया वह दौर जब उसके भाई की शादी तय हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था। उसके माता पिता अपने इकलौते बेटे का घर बसते देखने के लिए बेहद उत्सुक थे। सुमन जब नई नई दुल्हन बनकर उस घर की चौखट पर आई थी तो सबने उसका स्वागत पलक पावड़े बिछा कर किया था। ममता ने खुद अपनी होने वाली भाभी के लिए अरमानों के ताने बाने बुने थे। उसे लगता था कि अब घर में एक सहेली, एक बहन जैसी साथी आ जाएगी, लेकिन वह भरम बहुत जल्दी टूट गया। शादी के महज 2 महीने बीते थे कि सुमन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह बेहद तेज तर्रार थी और उसकी जुबान में मिठास की जगह एक अजीब सी कड़वाहट घुली रहती थी। छोटी से छोटी बात पर तुल देना, तंज कसना और घर के बड़े बुजुर्गों के सामने भी बिना किसी संकोच के तीखे शब्द बोलना उसकी आदत बन चुकी थी। ना उसे सास ससुर का लिहाज था, ना ही पारिवारिक मर्यादाओं का कोई भान। उसकी बहस करने की शैली ऐसी होती थी मानो कोई छोटा बच्चा दूसरे बच्चों पर अपनी जिद थोपने के लिए चिल्ला रहा हो। शादी के बाद 2 महीने सुमन अपने मायके में ही रही थी। बाद में जब वह वापस ससुराल आई तब तक ममता भी मायके आई हुई थी। ममता ने जब करीब से सुमन का व्यवहार देखा तो वह दंग रह गई। जैसे ही ममता मायके पहुंचती सुमन के तेवर बदल जाते। वह बर्तन पटकने लगती, खाने की मेज पर अजीब सी कड़वी टिप्पणियां करती और बात बात पर आरोप लगाने लगती कि नंद के आते ही घर के नियम बदल जाते हैं या बेटी का हक तो शादी के बाद भी खत्म ही नहीं होता। सबसे ज्यादा दुख ममता को इस बात का होता था कि उसका भाई, जो कभी अपनी बहन की एक उदास मुस्कान पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता था, अब अपनी पत्नी के बुने जाल में फंस चुका था। हर विवाद में वह बिना सोचे समझे अपनी पत्नी सुमन का ही पक्ष लेता था। जब भी ममता अपने माता पिता के सामने दुख जाहिर करती, भाई बीच में कूद पड़ता और अपनी बहन को ही दोषी ठहराने लगता। ममता ने देखा कि उसकी वजह से माता पिता का घर रोज रोज का अखाड़ा बनता जा रहा है। उसने भारी मन से एक कड़ा फैसला लिया। उसने मायके जाना ही छोड़ दिया। पूरा 1 साल बीत गया। ममता ने अपने ही जन्म स्थान, अपने माता पिता के घर कदम नहीं रखा। वह फोन पर माँ बाप से बात कर लेती, लेकिन घर जाने से बचती रही। लेकिन पिताजी का दिल अपनी बेटी के लिए तरसता था। एक दिन उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने ममता को फोन किया और भरे हुए गले से कहा, ममता, तू क्यों नहीं आती? यह घर मेरा है। मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से इसे बनाया है। मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को उसके अपने घर आने से रोके। पिताजी का यह निर्णय और ममता का मायके आना सुमन को नागवार गुजरा। वह नवरात्रि का समय था।
घर में पूजा पाठ का माहौल होना चाहिए था, पर उस आंगन में हर दिन किचकिच और तनाव छाया रहता था। उसी दौरान सुमन ने एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बतंगड़ बनाया कि बात सीधे पिताजी के मान सम्मान तक पहुंच गई। सुमन भाभी ने भरे घर में पिताजी को ऐसी ऐसी कड़वी बातें कही जिनकी कल्पना भी किसी संस्कारी बहू से नहीं की जा सकती थी। पिताजी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। जीवन भर ईमानदारी और स्वाभिमान से जीने वाले उस वृद्ध पिता का हाथ गुस्से से कांपने लगा और वे आवेश में आकर सुमन को मारने के लिए उठ खड़े हो गए। भाई ने बीच में आकर किसी तरह सबको संभाला, लेकिन सुमन का बड़बड़ाना और जहर उगलना बंद नहीं हुआ। वह लगातार चीख चीख कर लांछन लगाती रही और तभी अचानक पिताजी ने अपनी छाती पर हाथ रख लिया। उनकी सांसें फूलने लगी, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में पिताजी जमीन पर ढह गए। उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। जब तक अस्पताल ले जाने की नौबत आती, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उस एक दिल दहला देने वाली घटना ने ममता की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पिता के जाने का असहनीय दुख तो था ही, पर उससे भी बड़ी पीड़ा यह थी कि जिस तनाव और रोज रोज के कलेश से ममता अपने पिता को बचाना चाहती थी, आखिर उसी कलेश ने उनके प्राण ले लिए थे। पिता की मृत्यु के बाद माँ का मन भी उस घर से पूरी तरह उचट गया। पिताजी की पेंशन से माँ का गुजारा आराम से हो जाता था। माँ ने साफ कह दिया कि वे अब सुमन और अपने बेटे के साथ उस घर में नहीं रहेंगी। माँ अपना सामान बांधकर ममता के मामा के घर जाकर रहने लगी। मामा का परिवार बहुत बड़ा और संवेदनशील था। मामी और उनके बेटों की पत्नियों ने माँ को सिर आंखों पर बिठाया। उन्होंने माँ की ऐसी सेवा और सम्मान किया जो उन्हें उनके अपने बेटे और बहू के घर में कभी नहीं मिला था। मामा के घर पर माँ को वह शांति और सुकून मिला जिसके लिए वे बरसों से तरस रही थी। धीरे धीरे समय बीता और कुछ सालों बाद भी माँ शांत भाव से दुनिया से विदा हो गई। ममता की अपनी गृहस्थी अच्छी चलती रही। पति राघवेंद्र का अटूट प्रेम, बच्चों की परवरिश और घर परिवार की जिम्मेदारियों ने ममता को धीरे धीरे अतीत के इस गहरे जख्म को सहना सिखा दिया था। भाई कभी कभार ममता से चुपके से मिलने आ जाता था, लेकिन सुमन और ममता के बीच की दीवार कभी नहीं ढही। और अब बरसों बाद अभिषेक की जुबानी पूरी सच्चाई सुनकर ममता को लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही सुमन, वही नफरत, वही चालाकियां, लेकिन इस बार शिकार उसकी अपनी बहू और उसका अपना बेटा बन चुके थे। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। ममता ने खिड़की से बाहर देखा, जहां भोर की हल्की सफेदी छाने लगी थी। उसका मन बेचैन था। उसे अपने भाई की चिंता सताने लगी थी कि जिस घर से बेटा चला गया, बहू अलग हो गई। वहां उसका बेबस भाई किस हाल में जी रहा होगा। अभिषेक से मिलने के बाद पूरा एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन ममता का मन किसी भी पल शांत नहीं हो पाया था। रसोई का काम निपटाते हुए या शाम को बालकनी में चाय का कप थामे हुए उसका ध्यान बार बार अपने मायके के उस सूने मकान की तरफ चला जाता था। वह खुद को बार बार समझाती कि अब उस घर से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं कि उन्हें काटना आसान नहीं होता। आखिरकार एक दोपहर ममता से रहा नहीं गया। उसने भारी मन से अपना फोन उठाया और अपने भाई का नंबर मिलाया। फोन की पहली ही घंटी पर दूसरी ओर से कॉल उठा लिया गया, मानो उसका भाई फोन हाथ में ही लिए बैठा हो। हेलो भैया, ममता ने सहमी हुई आवाज में कहा। जैसे ही भाई ने अपनी बहन की आवाज सुनी, दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल उसके बिलक बिलक कर रोने की आवाज आने लगी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह फुट फुट कर रो रहा था, जिसकी बरसों की दबी हुई टीस अचानक बह निकली हो। भैया, क्या हुआ भैया? आप रो क्यों रहे हैं? संभालिए अपने आप को। ममता व्याकुल हो उठी। ममता, मेरी बहन, भाई ने सिसकते हुए अपनी कांपती आवाज में अपनी पूरी जिंदगी का दर्द
अपनी बहन के सामने उड़ेलना शुरू कर दिया। ममता, सुमन ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैं अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूँ। मानसिक रूप से उसने मुझे इस कदर अपाहिज बना दिया है कि मुझे अपना ही अस्तित्व बोझ लगने लगा है। भाई ने रोंदे हुए गले से आगे बताया। अभिषेक भी इस घर की किचकिच और अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। मेरा तो सब कुछ लूट गया ममता। अब तो केवल मेरी बेटी कंचन का मोह मुझे इस दुनिया में रोके हुए है, वरना मेरा मन करता है कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। फोन की दूसरी छोर पर भाई की सांसों की भारी कसमसाहट ममता को साफ सुनाई दे रही थी। फिर भाई ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा, ममता, आजा मेरी बहन, कुछ दिन मेरे पास रह जा। मरने से पहले एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। बस एक बार अपनी बहन का चेहरा देख लूं। भाई की आवाज में छिपी उस असीम बेबसी और लाचारी ने ममता के दिल को पिघला कर रख दिया। बरसों से जमी कड़वाहट उस एक पुकार में बह गई। ममता ने मन ही मन तय कर लिया कि सुमन चाहे जो करे, चाहे कितनी भी ताने मारे या बतंगड़ बनाए, इस बार वह अपने मायके जरूर जाएगी। वह अपने भाई को इस घोर निराशा और अकेलेपन की दौर में अकेला नहीं छोड़ सकती। 2 दिन बाद ममता ने अपना बैग पैक किया और अपनी पुश्तैनी मायके पहुंची। जब उसने लोहे के गेट को धक्का दिया तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे लग रहा था कि अंदर कदम रखते ही सुमन भाभी की कड़वी जुबान और तंज उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे एक गहरा आश्चर्य हुआ। सुमन का व्यवहार इस बार कुछ बदला बदला सा था। उसने ना तो कोई बहस की, ना ही कोई पुरानी कड़वाहट उछाली। उसने बेहद ठंडे और औपचारिक तरीके से ममता का हाल चाल पूछा और फिर चुपचाप अपने काम में लग गई। उस उग्र सुमन के भीतर छाए इस सन्नाटे को देखकर ममता को अजीब सी आशंका हुई। कंचन, उसकी भतीजी ने जैसे ही अपनी बुआ को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। उसने बहुत खुशी और आत्मीयता से ममता का स्वागत किया, उसे गले लगाया और कमरे में ले गई। लेकिन जब ममता की नजर अपने भाई पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। भाई पहले की अपेक्षा बहुत अधिक दुबला हो चुका था। उसके गाल धस गए थे, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे जम चुके थे। उसके चेहरे पर इतनी गहरी चिंता, अवसाद और थकान की परतें थे कि बिना कुछ कहे ही उसकी घुटती हुई जिंदगी की भयावह हालत साफ समझ में आ रही थी। शाम को जब कंचन रसोई में चाय बना रही थी, भाई ने ममता के पास बैठकर धीरे धीरे अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। देख रही है ना ममता, भाई ने सूखी आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, सुमन की वजह से मेरा अपना बेटा भी मुझसे दूर हो गया। मेरे कितने अरमान थे। मैंने सोचा था बहू आएगी, घर में पोता पोती खेलेंगे। मैं अपने ढलते बुढ़ापे में बेटे का हंसता खेलता घर बसते देखूंगा और फिर अपनी लाडली कंचन की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन मेरे सारे सपने एक एक करके टूट गए ममता, सब बिखर गया। बात करते करते भाई की नजर खिड़की की तरफ गई। ममता ने भी मुड़ कर देखा। खिड़की के पास खड़ी कंचन चुपचाप अपने पिता की ये दर्द भरी बातें सुन रही थी। कंचन की आंखों में आंसू छलक रहे थे और उसके चेहरे पर भी वही असीम दर्द और बेबसी छाई थी जो उसके पिता के चेहरे पर थी। ममता उठी। उसने कंचन को पास बुलाकर उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला। ममता ने समझ लिया कि इस घर को इस वक्त किसी मूक दर्शक की नहीं, बल्कि एक संभालने वाले की जरूरत है। वह खुद रसोई में गई। उसने अपने हाथों से भाई और कंचन के लिए खाना बनाया। अगले कुछ दिनों तक ममता ने पूरे घर की साफ सफाई करवाई, बरसों से जमी धूल और गंदगी को हटवाया। उसने पूरे 1 सप्ताह मायके में रहकर अपने बीमार भाई और उदास भतीजी के लिए उस अस्त व्यस्त घर को फिर से व्यवस्थित और रहने योग्य बनाने की हर संभव कोशिश की। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। घर में ममता की मौजूदगी से भाई के चेहरे पर थोड़ी रौनक आने लगी थी और माहौल कुछ शांत होने लगा था। एक दोपहर ममता अपने पुराने कमरे में बैठी
कपड़े समेट रही थी कि उसके पति राघवेंद्र का फोन आया। राघवेंद्र ने बेहद प्यार और चिंता भरे स्वर में कहा, ममता, अब वापस भी आ जाओ। हफ्ता भर हो गया है। अगर वहां तुम्हें कोई आदर सत्कार नहीं मिल रहा तो तुम जबरदस्ती क्यों बैठी हो? ममता ने गहरी सांस ली और पति को समझाते हुए कहा, राघवेंद्र जी, आपकी बात सही है। मैंने आपका और अपने बच्चों का घर तो संभाल लिया, लेकिन इस वक्त मेरे मायके को और मेरे इस बेबस भाई को मेरी बहुत जरूरत है। भाई अंदर से टूट चुके हैं। मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं लौट सकती। अभी ममता फोन पर बात कर ही रही थी कि कंचन कमरे में दाखिल हुई। उसने बुआ की बातें सुन ली थी। जैसे ही ममता ने फोन रखा, कंचन अपनी बुआ के घुटनों से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। बुआ, मैं भी भीतर से पूरी तरह टूट चुकी हूं। कंचन की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। बरसों से दबी हुई घुटन आज बाढ़ की तरह बाहर निकल रही थी। कंचन अब खुलकर अपनी मां का विरोध करने लगी। उसने कांपती और गुस्से से भरी आवाज में कहा, बुआ, यह सब मां की वजह से हुआ है। मां सामान्य इंसान नहीं है। वे पूरी तरह मानसिक रोगी हो चुकी है। पापा का यह तड़पना और दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता। कंचन का आक्रोश यही नहीं रुका। उसने अपने भाई अभिषेक को भी कोसना शुरू किया। और भैया भैया के जाने के बाद इस घर का माहौल और बिगड़ गया। भैया भी तो हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते रहे। उन्होंने कभी पापा के बारे में ही नहीं सोचा। अगर पापा को इस घुटन में कुछ हो गया तो माँ तो जिंदगी भर अकेली रह जाएंगी ना। भैया ने तो अपना नाता ही तोड़ लिया। कंचन की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला बुआ के सामने रखा। बुआ, पापा की यह हालत देखकर मैंने तय कर लिया है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। मैं शादी न करने का फैसला कर चुकी हूँ, क्योंकि जैसा माँ का स्वभाव है वे मेरा भी घर कभी बसने नहीं देंगी। माँ ने सबको बर्बाद कर दिया। बुआ, दादा दादी को निगल गई, भैया को बेघर कर दिया, पापा की जिंदगी तबाह कर दी और अब मुझे भी पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है। कंचन के भीतर वर्षों से दबा हुआ यह आक्रोश और निराशा बाहर आ रही थी। ममता ने बहुत प्यार और धीरज से कंचन को समझाते हुए कहा, कंचन बेटा, अभिषेक को दोष देना ठीक नहीं होगा। उसने जो किया वह अपनी शादी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। तुम खुद सोचो कंचन, अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह हो जाए जहां तुम्हारी सास हर दिन तुम पर बेबुनियाद आरोप लगाए, तुम्हें नीचा दिखाए और तुम्हारा पति भी तुम्हारी बात ना समझकर केवल अपनी माँ का अंधा पक्ष ले, तो तुम क्या करती? क्या तुम घुट घुट कर मर नहीं जाती? अभिषेक ने वही किया जो एक समझदार और अच्छे पति को करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे एक सुरक्षित, शांत जीवन देने के लिए इस माहौल से अलग हो गया। ममता कंचन को समझा रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि कमरे के ठीक बाहर दरवाजे के ओट में सुमन खड़ी होकर कंचन और ममता की एक एक बात सुन रही थी। पहली बार किसी ने सुमन के सामने उसका असली भयावह चेहरा लाकर रख दिया था। वह कोई और नहीं, उसकी अपनी ही जन्म दी हुई बेटी कंचन थी। माँ मानसिक रोगी हो चुकी है। माँ ने सबको बर्बाद कर दिया। ये शब्द सुमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। सुमन ने ना तो दरवाजा खुला, ना कोई बहस की, ना ही अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चिल्लाकर कोई जवाब दिया। वह चुपचाप सन्न होकर अपने कमरे की ओर लौट गई। बेटी की बातें उसके मन में हथौड़े की तरह बार बार बज रही थी। उस रात सुमन ने ना तो खाना खाया और ना ही रात भर अपने कमरे से बाहर निकली। कमरे में अंधेरे में बैठी सुमन का अंतर्मन उसे बार बार तीखे कांटों की तरह चुभ रहा था। ले, तेरी अपनी बेटी भी तुझसे नफरत करती है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तू एक मानसिक रोगी है। तूने सबको उजाड़ दिया। अगली सुबह घर में एक अजीब सी स्तब्धता छाई हुई थी। सूरज की किरणें आंगन में उतर रही थी, लेकिन वातावरण में वह भारीपन महसूस हो रहा था। ममता रसोई में भाई के लिए दलिया बना रही थी कि तभी उसके अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ममता ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें
आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर सुमन खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना तो वह पुराना तीखापन था, ना नफरत की वो चिर परिचित अकड़। उसकी आंखें रात भर रोने के कारण सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और शरीर कांप रहा था। यह वही भाभी थी जिसने कभी ममता के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिए थे, जिसने अपने सास ससुर और पति की जिंदगी को कलेश की आग में झोंक दिया था। लेकिन आज वही सुमन ममता के सामने घुटनों के बल बैठने जैसी स्थिति में झुकी हुई खड़ी थी। ममता, सुमन की आवाज इतनी धीमी और कांपती हुई निकली कि मुश्किल से सुनाई दी। जरा मेरे कमरे में आओगी? ममता ने गैस बंद की और चुपचाप सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही सुमन ने अपनी हथेलियों में मुंह छिपा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी गहरी थी मानो उसके भीतर बरसों से जमा हुआ कोई पहाड़ टूटकर बिखर रहा हो। ममता, मुझे बचा लो। सुमन ने रोते हुए ममता के आगे हाथ जोड़ दिए। कल रात मैंने कंचन की एक एक बात सुनी। मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी कोख से जन्मी बच्ची मुझसे इतनी नफरत करती है। उसने कहा कि मैं मानसिक रोगी हूं। मैंने सबको बर्बाद कर दिया। ममता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे भीतर का गुस्सा और शक सब कुछ जलाकर राख कर देता है। मैं अपने ही बनाए इस नरक में घुट रही हूँ ममता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे बचा लो। ममता स्तब्ध होकर अपनी भाभी को देख रही थी। जीवन में पहली बार सुमन ने अपने दंभ का मुखौटा उतारकर अपनी लाचारी स्वीकार की थी। ममता के भीतर की इंसानियत और परिपक्वता जाग उठी। उसने जाना कि जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार करके ढहने लगे तो उसे लात मारना आसान होता है, लेकिन उसे संभालना ही असली बड़प्पन है। ममता ने आगे बढ़कर सुमन के कांपते कंधों पर हाथ रखा और उसे बिस्तर पर बैठाया। भाभी, ममता ने पहली बार बरसों बाद उसे भाभी कहकर पुकारा। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यह स्वीकार करना है कि तुम गलत राह पर थे बदलाव का पहला कदम है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ममता ने अपने भाई और कंचन से बात की। सबकी सहमति से तय हुआ कि सुमन को किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाएगा। उपचार की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती सेशन में सुमन बहुत झिझकती थी, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर की देखरेख में कई सेशन आयोजित किए गए। उन सेशन के दौरान जब सुमन के अचेतन मन को कुरीदा गया तो उसके व्यवहार के पीछे छिपी कड़वी और दुखद परतें एक एक करके सामने आने लगी। पता चला कि सुमन के भीतर यह विनाशकारी प्रवृत्ति अचानक पैदा नहीं हुई थी। उसकी जड़ें उसके बचपन और जवानी में गहराई तक धसी हुई थी। सुमन की अपनी माँ एक बेहद कठोर, चिड़चिड़ी और प्रभुत्ववादी महिला थी। बचपन में सुमन को कभी माँ का प्यार या दुलार नहीं मिला था। उसे हर छोटी सी बात के लिए दोषी ठहराया जाता था। उसकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं था। उसकी माँ की अवास्तविक अपेक्षाओं का बोझ सुमन के बाल मन पर पत्थर की तरह बैठ गया था। उस माहौल में पलते हुए सुमन के अवचेतन मन ने यह सीख लिया था कि अगर रिश्तों में सुरक्षित रहना है तो पहले हमला करो, दूसरों पर शक करो और उन्हें नीचा दिखाओ, और अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों पर चिल्लाओ। जब सुमन शादी करके इस ससुराल में आई तो यहाँ का माहौल शांत और संस्कारी था। जब उसने छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना और आरोप लगाना शुरू किया तो घर के सीधे साधे लोग उसकी उग्रता से डरकर झुक जाते थे या चुप हो जाते थे। हर झगड़े के बाद जब परिवार वाले शांति बनाए रखने के लिए खामोश हो जाते तो सुमन के भीतर का वह जख्मी बच्चा यह समझ बैठता कि मैं जीत गई, मेरा नियंत्रण कायम है। धीरे धीरे हर बात पर शिकायत करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, दूसरों को गलत साबित करना और रिश्तों पर अपना कठोर नियंत्रण बनाए रखना उसके स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन गया। उसे खुद भी कभी पता नहीं चला कि वह अपने बचपन के उन पुराने घावों को, अपनी उसी नफरत को
अपने ससुराल वालों, अपने पति, अपने बेटे और अपनी बेटी, अपनी बहू के जीवन में बार बार दोहराती चली जा रही थी। वह दूसरों को नीचा दिखाकर असल में अपनी ही अंदरूनी असुरक्षा से लड़ रही थी। डॉक्टर के लगातार इलाज, परामर्श और दवाओं के असर से धीरे धीरे सुमन के भीतर चमत्कारिक बदलाव आने लगा। महीने दर महीने बीतते गए। अंतिम सेशन तक पहुंचते पहुंचते सुमन के व्यवहार में इतना गहरा और अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुका था कि पूरे परिवार के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वही सुमन जो कभी बर्तन पटकती थी, बात बात पर चीखती थी, ताने कसती थी, अब एकदम शांत होकर दूसरों की बातें सुनती थी। जो औरत हमेशा दूसरों में केवल कमियां और गलतियां ढूंढती थी, अब वह अपने खुद के व्यवहार पर विचार करने लगी थी। शिकायत, क्रोध, अंधा अहंकार, अविश्वास और कड़वे ताने मानो उसके भीतर से भाप बनकर उड़ गए थे। ऐसा लगता था जैसे परिवार के सामने वही पुरानी काया खड़ी थी, मगर उसके भीतर का इंसान पूरी तरह नया जन्म ले चुका था। समय ने धीरे धीरे इस बदकिस्मत परिवार के गहरे जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। पूरा 1 वर्ष बीत गया। यह 1 वर्ष इस परिवार के लिए किसी कायाकल्प से कम नहीं था। घर का पूरा माहौल बदल चुका था। जिस आंगन में कभी तनाव और चिक पुकार का सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब शाम को चाय की चुस्कियों के साथ हल्की फुल्की हंसी और गपशप की आवाजें गूंजती थी। बदलाव की इस बयार ने दूर गए रिश्तों को भी खींचना शुरू किया। जब अभिषेक को अपनी मां के इस वास्तविक और गहरे बदलाव का पता चला, तो उसका जम चुका गुस्सा भी पिघलने लगा। वह अपनी पत्नी कनक के साथ वापस परिवार के करीब आ गया था। अब वे अक्सर वीकेंड्स पर घूमने आते, साथ खाना खाते और पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नए रिश्ते बुनते। कंचन की शादी भी एक बहुत ही सुसंस्कृत और अच्छे परिवार में तय हो चुकी थी। इस बार कंचन के मन में कोई डर या संशय नहीं था। उसके चेहरे पर एक होने वाली दुल्हन का शर्मिला नूर था, लेकिन सबसे अधिक खुशी और नया जीवन मिला था ममता के भाई को। बरसों की बीमारी, अकेलेपन और अवसाद से उबर कर उनका शरीर अब स्वस्थ हो रहा था। चेहरे की झुर्रियों में अब लाचारी नहीं, बल्कि एक तृप्त संतुष्टि की चमक थी। वर्षों बाद उन्हें लग रहा था कि उनका उजड़ा हुआ परिवार फिर से सिमट कर उनके सीने से लग गया है। सुमन भी अब अपनी बेटी कंचन की शादी की तैयारियां बेहद उत्साह और प्रेम से कर रही थी। पहली बार उसके मन में यह भय नहीं था कि उसका अपना स्वभाव उसकी बेटी की खुशियों को निगल जाएगा। उसने बहू कनक को भी अपनी बेटी की तरह सम्मान और प्यार देना सीख लिया था। अगस्त का महीना आ चुका था और रक्षाबंधन का पावन पर्व बेहद करीब था। ममता अपने घर की बालकनी में बैठी यही सोच सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि इस बार शायद वह बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपने मायके जा सकेगी। वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और बचपन की उन मीठी यादों को फिर से जिएगी। तभी मेज पर रखा उसका फोन बज उठा। ममता ने स्क्रीन पर देखा। सुमन भाभी का नाम जगमगा रहा था। ममता कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें भर आई। इतने लंबे और कड़वे वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब सुमन ने खुद पहल करके अपनी नंद को फोन किया था। ममता ने कांपते हाथों से फोन उठाकर कान से लगाया। हाँ भाभी। दूसरी तरफ से सुमन की बेहद सहज, नम्र और अपनत्व से भरी आवाज आई। ममता, इस बार रक्षाबंधन पर पहले ही आ जाना, और हाँ, अकेले मत आना। भाई साहब और बच्चों को साथ लेकर पूरे परिवार के साथ आना। बहुत दिन हो गए हैं सबसे मिले हुए। मैं तुम सबकी पसंद की मिठाइयां बनाऊंगी। सुमन भाभी के इन सीधे और सरल शब्दों को सुनते ही ममता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जिस मायके की दहलीज पर लौटने की उम्मीद उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी थी, जिस घर से उसके पिता की अर्थी उठी थी और मां बेघर हुई थी, उस दहलीज से आज उसे पूरे सम्मान और आदर के साथ पूरे परिवार समेत आने का निमंत्रण मिल रहा था। ममता ने फोन रखा और अपनी भीगी आंखों से खुले नीले आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका मायका उससे कभी पूरी तरह छिना ही नहीं था।
बस अपनों के बीच उपजी कड़वाहट और अज्ञानता की इतनी मोटी धूल जम गई थी कि उन रिश्तों को फिर से अपना कहने में दशकों का लंबा वक्त लग गया। और ममता अब उस रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। एक ऐसा अनोखा रक्षाबंधन जिसमें केवल एक भाई की कलाई पर रेशम का धागा नहीं बनने वाला था, बल्कि बरसों से बिखरा हुआ एक पूरा परिवार फिर से एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई शुरुआत करने वाला था। क्योंकि कभी कभी एक टूटते हुए घर को बचाने के लिए केवल किसी एक इंसान का बदलना ही काफी नहीं होता। किसी एक को अपनी गंभीर गलती स्वीकार करनी पड़ती है, किसी दूसरे को पुराने जख्मों और कड़वाहट को छोड़ना पड़ता है, और किसी तीसरे को टूटते रिश्तों के बीच चट्टान बनकर खड़े होकर कहना पड़ता है, अब बस, इस पीढ़ी के बाद यह दर्जा आगे नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।